हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी कैसे। अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद से पुर्तगाली के बाद से कौन आया, डच, डच के बाद से अंग्रेज, अंग्रेज के बाद से डेनिश, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी कैसे आया, फ्रांसीसी की कंपनी कैसे बनी, पहले कौन आया, क्या हुआ था। तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए, ठीक है। ये बात लगभग 1764 से, मतलब फ्रांस की बात अभी हम लोग करेंगे। सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए थे। हेनरी चतुर्थ, हेनरी चतुर्थ रिचुल और उनके मंत्री जो थे कॉलबर्ट। जैसे कुछ फ्रांसीसी के मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कॉलबर्ट जैसे सम्राट लुइस के ये क्या थे, सम्राट लुइस 14वें के मंत्री थे। इनके लगातार प्रयासों से 1664 ईस्वी में क्या बना, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बाद में क्या बोला गया, जिसको बाद में बोला गया कंपनी द इंडस ओरिएंटल बोला गया, ठीक है, नाम दिया गया, ठीक। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला गया, कंपनी द इंडस ओरिएंटल बोला गया, ठीक है। और उसके बाद से ये पूरी तरीके से गवर्नमेंटेड कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, गवर्नमेंट पूरी तरीके से, फ्रांसीसी सरकार प्रत्यक्ष रूप से इस पर नियंत्रण करती थी। 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरोन, फ्रांसीसी कैरोन या फ्रैंक और फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल कहाँ भेजा गया, भारत भेजा गया। कहाँ भेजा गया, भारत भेजा गया, ठीक है। एक अभियान दल आया और इसके साथ, इन दोनों लोग के साथ प्लस में कौन था, एक ईरान का निवासी इस्फहान, ठीक है। और पहली 1668 में सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री खुल गई, 1667 में चले और सूरत में खुल गई। फिर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी, मसूलीपट्टनम में दूसरी, ठीक है। इसके किसके थ्रू, इस्फहान के थ्रू, गोलकुंडा के सुल्तान से हो गए, मतलब। और फिर उसके बाद से क्या हुआ, 1672 में तंजाउर के जो शासक थे, तंजाउर के शासक, उसके थ्रू उन्होंने सेंट थोमे का प्राप्त किया, मद्रास के पास सेंट थोमे, ठीक है। और उसके बाद से क्या किया इन्होंने, जो फ्रांसीसी मार्टिन थे, फ्रांसीसी मार्टिन की बात कर रहे हैं, यही मेन कहे जाते हैं फ्रांसीसी की स्थापना के। तो इन्होंने बेलांग लिप्स के, जो वहाँ पे उस समय शेख लाल लोधी का एक छोटा सा गांव मद्रास के पास के था, उसको मांगा और उसको उन्होंने पौंडीचेरी बनाया, ठीक है। क्या बनाया, पौंडीचेरी। कब की बात है, 1674 ईस्वी में, जिसकी इन्होंने फिर किलाबंदी कर दी, ठीक है। और फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी मार्टिन को फ्रांसीसियों की बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, फ्रांसीसी मार्टिन को माना जाता है। और बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार, कौन था वो, शाइस्ता खां से भूमि मांग के
1690 से 92 में क्या? चंद्रनगर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आया। चंद्रनगर प्रसिद्ध केंद्र स्थापित किया, क्योंकि बंगाल उस समय का मेन केंद्र था, तो इस बंगाल में जिसका जिसका जो जो फैक्ट्री खुला उसको रट लीजिए। तो इनका कहाँ था? चंद्रनगर में। ठीक है, शाइस्ता खां से मांगा और जगह मांग के बनाया। और फिर उसके से पौंडीचेरी एक्चुअली में यूरोप में भी उसी समय बवाल हुआ फ्रांसीसी और डचों के बीच में, जिसकी वजह से 5 सालों के लिए 1693 से लेके 1697 ईस्वी तक पौंडीचेरी पे अधिकार किसका हो गया था? डचों का। लेकिन किस संधि से डचों को फिर से मिल गया? रिजविक संधि की संधि से, रिजविक संधि से फिर से पौंडीचेरी मिल गया। किसको? फ्रांसीसियों को मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर 1720 से लेके मतलब फिर कोई खास कोई बना नहीं। 1721 में मॉरिशस को जीता, फिर 1724 में मालाबार, 1739 में कराईकल। इस तरीके से भारत में अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का शासन हुआ। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष बहुत होता है। 3 युद्ध भी होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, तो देखते हैं क्या है संघर्ष। बेसिकली 3 युद्ध होते हैं, उसी के बाद से ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। और इसको यूपी पीसीएस जब 2026 का करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा पेपर वाइज के हिसाब से देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध होता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला नाम दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये कहा गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध को क्या, कौन सा युद्ध बोला गया है? सेंट थोम। मेन चीज थोड़ा सा इसकी भूमिका पहले देख लेते हैं। भूमिका क्या है? जैसे फ्रांसीसियों की मुख्य चीज़ें जो थी वो मेन कहाँ कहाँ वो शासन करते थे, तो वो जैसे एक उनका उप कार्यालय और कार्यालय जो था वो पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर, इन सब जगहों पे। अंग्रेज कहाँ करते थे? अंग्रेज मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इन सभी जगहों पे करते थे। कर्नाटक उस समय क्या था? हैदराबाद सूबा कहलाता था। कौन सा सूबा कहलाता था? हैदराबाद का सूबे का अंग था। ठीक है, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी दोनों के बीच में, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कि हमारा रहेगा। लेकिन उसी समय डुप्ले जब आता है, मेन डुप्ले ही रहता है जो फ्रांस को जो थोड़ा बहुत अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेजों की तरफ से तो बहुत लोग अच्छे अच्छे आए गवर्नर बन के, लेकिन डुप्ले इनकी तरफ से था। तो डुप्ले के समय ही क्या हुआ, उसने थोड़ी सी भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया कि किसको राजा बनाया जाए, उनका सपोर्ट किया जाए। तो वो सब जब हुआ तो अंग्रेजों ने भी उसी तरीके से किया, और इसी की वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और जब डुप्ले चला गया तो उसके बाद से युद्ध अंतोगत्ता फ्रांस हार गया, और हारने की वजह से फिर वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास के युद्ध के बाद से फ्रांस हमेशा के लिए सरेंडर हो गए, और ये हुआ कि अब आप आर्मी नहीं रख सकते। जब आर्मी आप रख नहीं सकते हैं तो ख़त्म हो गया, और पेरिस की संधि के बाद से ये युद्ध समाप्त हो गया। 10 फरवरी 1763 में पेरिस की संधि होती है और वहीं पे समाप्ति हो जाती है। तो अभी मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से लेके 1748 तक होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1749 से 54 तक होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेके 63 तक होता है। ठीक, तो ये तो
समय हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे या अडयार का युद्ध भी कहते हैं। इनको कौन सा युद्ध कहते हैं? सेंट थोमे या अडयार का युद्ध कहते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबूर का युद्ध कहते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध को वांडीवास का युद्ध कहते हैं। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण जो था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था। ठीक है, जो यूरोप में हुआ था, उसका कारण था अंग्रेजों का भारत में और फ्रांसीसियों के बीच लड़ने का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण जो था कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले थे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की वजह से होता। और तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि जो हुई थी वो क्या था? एक्स-स्लाव जो संधि थी 1748 में हुआ था, उसकी वजह से। ठीक, इस युद्ध में भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट किया था कि भारतीय नरेश अंग्रेजों के अकॉर्डिंग लड़ रहे हैं, चाहे फ्रांसीसी हो चाहे वो ब्रिटेन के हों। फिर दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि से रुकता है 1755 ईस्वी में, पौंडीचेरी के युद्ध से रुकता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से रुकता है, जिसमें बोल दिया जाता है कि अब आप सेना नहीं रख सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सेना नहीं रख सकते हैं। और वो फिर उसके बाद से भारत में ओनली व्यापारी बन के रह गए थे, कभी भी शासक बन के नहीं रहे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा चीज़ ये है। ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध अडयार का युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जिसको अंबूर का युद्ध बोलते हैं 1749 से 1754। तृतीय कर्नाटक युद्ध वांडीवास का युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से रुका था? एक्स-स्लाव संधि से रुका था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि से रुका था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में रुका था। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था, 100% पूरी तरीके से पराजित कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको देखिएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का जब अंग्रेज आए थे तो उसी समय मुगल पुर्तगाली जब आए थे तो मुगल पूरी तरीके से रीच पे चल रहे थे, इस तरीके से रीच पे थे। अंग्रेज़ों के समय भी काफ़ी हद तक रीच पे थे। फ्रांसीसियों के समय के बाद धीरे धीरे वो लोग डिक्लाइन पे गए। तो मुगलों का रीच तो नहीं, मुगलों के पतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब मुगल पतन पे होंगे तभी तो अंग्रेज का रीच होगा। तो अब हम लोग देखेंगे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हो गया अंग्रेज़ों के बारे में। इनसे क्वेश्चंस आप देखिएगा, 30 साल का PYQ देखिएगा, और जब PYQ देख लेंगे तो पूरी तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेज़ों के आगमन का मतलब यूरोपियों के आगमन का ये पूरी तरीके से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 30 साल का PYQ कर लीजिए, ये पूरे वीडियोस देख लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं से अब नहीं बनेंगे। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।